अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी सिद्राज़ीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे एक और नई वीडियो के साथ। आज का आज की जो वीडियो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्योंकि ये पेपर आपका जो मैथमेटिक्स का लोकल एरिया का पेपर है, ठीक है, 2019 का। क्योंकि उससे पहले मैंने अभी जो है हार्ड एरिया अपलोड किया है, अभी है लोकल एरिया। पहले भी उस वीडियो में मैंने यही बताया कि ये जो है ये ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 है, लेकिन इन वेबसाइट पे जब मैंने देखा तो उन्होंने इस तरीके से दिया हुआ था, तो ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो तो मैं उनको बता दूं कि इवनिंग, मॉर्निंग, लोकल एरिया, हार्ड एरिया, ग्रुप 1 ग्रुप 2 ये सारे सेम ही होते हैं। उन्होंने डिफरेंट नाम रख लिए हैं, जाहिर सी बात है। कभी किसी ईयर पे कह दिया ये ग्रुप 1, कभी किसी ईयर पे कह दिया मॉर्निंग पेपर, इवनिंग पेपर। तो इसी बात से कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जाहिर सी बात है, कंफ्यूज आप होंगे तो फिर मुझे कमेंट भी ऐसे ही आएंगे और फिर मैं भी कंफ्यूज हो जाऊंगी। तो इससे पहले कि आप लोग कंफ्यूज और मुझे भी कंफ्यूज करें, तो मैंने यह बता दिया आपको कि ये कौन कौन सा पेपर है, इसलिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा कंफ्यूज होंगे तो उनकी वेबसाइट पे जाएं, पेपर को अपलोड करें, सॉरी, पेपर को लोड करें, उसको चेक कर लें। क्योंकि मैंने यहाँ तो पेपर तो अपलोड किए हुए हैं आपके सामने। इसी वजह से हर पेपर के साथ वीडियो के शुरू में पेपर अटैच करके इसलिए भेज रही हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो और आप लोगों को पता हो कि यहाँ पे कौन कौन सा पेपर है। जैसे आपकी स्क्रीन के सामने अब पेपर आ रहा है, यहाँ पर मैंने स्क्रीन शॉट लेके यहाँ पर पेपर मैंने अटैच किया, सिर्फ इसलिए ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़ ना हो कि ये सोल्यूशन कौन से पेपर का है, ढूंढने में भी आपको इतनी मुश्किल ना आए। काफ़ी मेहनत की है मैंने इस चैनल को बनाने के लिए, और जितना मेरा टाइम लगा, जितना मेरा वक्त लगा है और जितनी मेरी मेहनत लगी है, वो इट्स बियॉन्ड ऑफ योर, सीरियसली इट्स बियॉन्ड ऑफ योर थिंकिंग। सीरियसली जितनी मेहनत लगी है, यू विल नेवर इमेजिन। आप लोग इस चीज़ को सोच भी नहीं सकते जितनी मेहनत मैंने की है आप सब बच्चों के लिए। सीरियसली वो इतनी मेहनत शायद ही कोई करे। यहाँ पर मैंने सबसे पहले पेपर्स ढूंढ के उनके स्क्रीनशॉट लेके, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे जाके एक एक क्वेश्चन का पार्ट जो है ना टाइपिंग की है खुद मैंने। सीरियसली बिकॉज ऑफ़ यू के बच्चे जो बहुत से मैंने देखे थे परेशान होते थे। मैं काफ़ी चैनल्स को विज़िट करती थी, फेसबुक विज़िट करती थी, इंस्टाग्राम विज़िट करती थी। दे नीड सॉल्व पास्ट पेपर्स, बट कोई अपलोड नहीं करता था। तो मेरी आज कोशिश ये थी कि मैं अब ऐसा चैनल बनाऊं जो आपको फ़ायदा हो। चलिए शुरुआत करते हैं अपने सोल्यूशन से, ठीक है। सेक्शन बी पार्ट 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है। वेरी सिंपल, एक इक्वेशन आपको गिवन है एंड यू हैव टू सॉल्व इट बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। यूनिट नंबर 1, एक्सरसाइज 1.1, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2। सीरियसली आप पूरा यूट्यूब के चैनल छान लें, पर इतनी मेहनत किसी ने नहीं की जितनी मेहनत ये मैंने आप लोगों के लिए की है। क्योंकि आई हैव मैंशंस ऑल द क्वेश्चंस under the questions you will get unit number, exercise number, question number and even the page number। तो चलें, आपके पास इक्वेशन गिवन है, इसको आपने पहले डिवाइड करना है ईच टर्म बाय ए। आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी, उस इक्वेशन को आपने क्या करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। जब आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक सोल्यूशन सेट आ जाएगा एंड दैट इज़ योर आंसर। वेरी सिंपल, वेरी इजी क्वेश्चन है आपका। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इवन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ये आपने क्लास 9 पे भी किए होते हैं। तो ये जो आपके क्लास 10 के जो शुरू के चैप्टर होते हैं वो आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं होते हैं, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से आते हैं। क्योंकि वो रिपीटेड हो रहे होते हैं चैप्टर्स, आपके कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहे होते हैं क्लास 9 के। तो मैं ये समझती हूँ बच्चों को शुरू के चैप्टर्स में इतनी मुश्किल नहीं लगती, उनको लगती है तो आगे के चैप्टर्स की मुश्किल लगती है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया, आपका बेसिक स्टैटिस्टिक्स हो गया, पार्शियल फ्रैक्शन हो गया, ये ज़रा थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाता है। एनी हाउ वो भी आसान है। पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। यूनिट 2 है आपका, एक्सरसाइज 2.1, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है। ये एक क्वेश्चन है, ये इतनी दफ़ा रिपीट हुआ है, मैं जितनी दफ़ा कहूँ उतना ही शायद ये मेरे लिए झूठ होगा, लेकिन ये झूठ नहीं है, ये बिल्कुल सच है बेटा। ये बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है। इसके क्वेश्चंस के कुछ ऐसे हैं इस एक्सरसाइज के कि जो 2-3 क्वेश्चन हैं जो अगेन टू अगेन रिपीट होते रहते हैं। तो इसको थ्योरली आप कर लें, ठीक है। आपके पास इक्वेशन आ जाती है, उस इक्वेशन को आपने बाय फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना और के की वैल्यू निकालनी है, सिंपल। अब आपके पास आगे आता है इफ अल्फा बीटा रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन फ्रॉम क्वाड्रेटिक हुज रूट्स आर 2 अल्फ़ा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले एक ये जो इक्वेशन गिवन है उस इक्वेशन से सम ऑफ द रूट निकाल देना है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाल लेना है, ठीक है। सबसे पहले हम सम ऑफ द रूट निकालते हैं और प्रोडक्ट ऑफ द रूट। जब आपके पास सम ऑफ द
रूट आ जाता है और प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ द रूट अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फ़ा बीटा होता है। जब वो दोनों चीज़ें आपके पास निकल आएंगी तो जो आपके पास गिवन है 2 अल्फ़ा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1, उनको आपने सम ऑफ द रूट में प्लस कर लेना है और जो आपको कंडीशन गिवन है उनको प्रोडक्ट ऑफ द रूट में मल्टीप्लाई कर देना है। सिंपल, दैट्स इट। उसके बाद जो आपकी वैल्यूज निकल आई वो आपने रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करनी है और उसके बाद उसका आंसर निकाल देना है। दैट्स इट। इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है। आप बिलीव करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ शुरू के पार्ट्स हैं वो इतनी दफ़ा रिपीट वही क्वेश्चंस हो रहे हैं, वही क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं। अभी भी आपके पास टाइम है, कोई इतना मतलब टाइम नहीं गया। अभी भी आप जाएं मेरे चैनल से 2024 से लेकर 2019 के पेपर तक जो है ना आप उसको रिवाइज़ कर लें और डेफिनेटली यू विल बी शॉक्ड बाय टुमारो के टीचर आपने वाकई सही कहा था, वो सारे के सारे इस पे से आए हैं। बिलीव करें वो पेपर इसी में से आएगा इंशाल्लाह। एनी हाउ आपके पास ये एक पार्ट 4 आ जाता है। पार्ट 4 में यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एल एंड एम इफ़ एक्स माइनस 1 एंड एक्स प्लस 1 आर द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर आपके पास गिवन है, यहाँ पर आपने क्या करना है सिंथेटिक डिवीजन से इसको सॉल्व करना है। वो कैसे सॉल्व करना है वो आपके सामने है, क्योंकि आपके पास जो हैं वो रूट्स गिवन है, फैक्टर्स भी गिवन है। फैक्टर्स जो आपके पास है वो है x माइनस 1 और x प्लस 1। सबसे पहले आपने क्या करना है x इज इक्वल टू 1 फिर x इज इक्वल टू माइनस 1, इन दोनों को रख के जब सॉल्व किया तो आपके पास जो इक्वेशंस आएंगी उस इक्वेशंस को फिर आपने बाई फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। एक इक्वेशन को आपने नाम दे दिया इक्वेशन 1 और दूसरी इक्वेशन को नाम दे दिया इक्वेशन 2, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और इन्हीं दोनों इक्वेशंस को आपने आप इसमें ऐड भी करना है। ऐड करने के बाद आपके पास एल की वैल्यू निकल आएगी। जब एल की वैल्यू निकल आएगी तो वो आप किसी भी इक्वेशन में रखेंगे। इक्वेशन 1 में रख लें, चाहे इक्वेशन 2 में रख लें, सब टू यू। क्योंकि आपने एम की वैल्यू निकालनी है तो एम की वैल्यू कहीं से भी निकाल लें। वो ज़रूरी नहीं है कि अगर मैंने इक्वेशन 1 में डाली है या इक्वेशन 2 में तो आपको भी मस्ट उसमें डालना है। नहीं, आप किसी भी इक्वेशन में डाल के एम की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आपके सामने एल की वैल्यू आ गई और एम की वैल्यू आ गई। कोई इतना मुश्किल नहीं था। पॉलिनोमियल गिवन था, अगेन आई एम रिपीटिंग। आपके पास फैक्टर्स गिवन थे, उस फैक्टर से आपने एक्स की वैल्यू एक दफ़ा 1 रख के सॉल्व की सिंथेटिक डिवीजन से, फिर एक दफ़ा -1 रख के सॉल्व की सिंथेटिक डिवीजन। जब आपके पास 2 इक्वेशंस आ गए उनको आप इसमें आपने एडिंग की है। एडिंग करने के बाद आपने एल और एम की वैल्यू निकाल लेनी है। सिंपल। एनी हाउ नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सेक्टिव नंबर इज़ 180 टू फाइंड द नंबर्स। बहुत मुश्किल होता है, बोलना इतना आसान नहीं होता, जितनी मेहनत लगती है ये हमें ही पता है और जो वीडियो बनाते हैं। एनी हाउ यूनिट नंबर 2 है, एक्सरसाइज 2.8, क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 44। ठीक है, मैंने ये मेंशन भी कर दिया कि आपका कौन सा पेज है, क्वेश्चन कौन सा, एक्सरसाइज कौन सी है। यहाँ पर आपके पास जो है ना आपने नंबर फाइंड करने हैं, जो है ना फाइंड नंबर करना है। अब आप आपने ये कहना है कि लेट एक्स एंड एक्स प्लस 1 बी द रिक्वायर्ड नंबर। क्योंकि आपके पास जब नंबर गिवन नहीं होता तो आपने सपोज करना होता है, लेट करना होता है। ठीक है, तो वो आपने 2 नंबर कोई से करने, एक एक्स कर दिया, एक पे एक्स प्लस 1। इन दोनों को आपने इकट्ठा किया इजिकल टू 162 के इक्वल रखा, 182 के इक्वल। और जब रख दिया तो रिक्वायर्ड इक्वेशन आई, उस रिक्वायर्ड इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना। जब आपने बाय फैक्टराइजेशन से सॉल्व किया तो उसमें जो नेगेटिव वैल्यू होगी वो इग्नोर हो जाएगी और हम पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे। जब पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे उसके बाद हमारे पास एक x आ जाएगा और एक x प्लस 1 आ जाएगा। तो वो 13 और 14 आपकी रिक्वायर्ड कंसेक्टिव नंबर्स हो जाएंगे। डेट्स इट। अब हमारे पास फाइंड x इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शन है। हमारे पास जो फॉलोइंग प्रोपोर्शन है वो इस तरह से गिवन है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। आपको पता है इनको आप इसमें किस तरह से हमने करना है, उस तरह से करके आपने उसके बाद हमने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन आती है उस इक्वेशन को हम बाय फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे। नहीं, अगर फैक्टराइजेशन से ज़रूरत पड़ती है तो करेंगे, अगर नहीं तो डायरेक्ट अगर x की वैल्यू प्लस माइनस करके निकल आती है तो हम x की वैल्यू डायरेक्ट निकाल लेंगे। तो जैसा कि हम स्क्रीन पे देखते हैं हमारी x की वैल्यू डायरेक्ट निकल रही, हमें फैक्टराइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी तो हम नहीं करेंगे। x इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज़ योर आंसर। यूजिंग कॉम्बिनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम सॉल्व द इक्वेशन। सेम क्वेश्चन है जैसे पहले आया था। मैंने पहले ये वहाँ पर डिफरेंट थोड़ा सा था, यहाँ पर ये है, वहाँ पर क्यूब में आपको गिवन था, यहाँ पर आपको स्क्वायर में गिवन है। सेम मेथड है, कोई डिफरेंट नहीं है, जैसे उस मेथड में किया है उसमें भी किया है। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं और मैं हर वीडियो में आपको यही एक्सप्लेन करती हूँ बेटा कि प्लीज़ 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 शॉर्ट पेपर करें। शॉर्ट पेपर से बहुत फ़ायदा होता है, लेकिन उससे पहले आप चैप्टर्स को थोरली करें। मेरे स्टूडेंट्स जब भी पेपर देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह यकीन करें
वो मैं अपनी इस बात पे नहीं कि मैं अपना चैनल चलाने की कोशिश करिए, वो नहीं। अगर आपको एक्सपीरियंस करना है, यू कैन टेक अ क्लासेस फ्रॉम मी, और आपको खुद ही अंदाज़ा होगा कि मैं अपने पूरे 1 साल में बच्चे को 2 से 3 दफ़ा बुक ख़त्म करवा देती हूँ। और जब मैं उनको सॉल्व पेपर एज अ टेस्ट उनको देती हूँ, यकीन करें वो विद इन 1 आवर में, आप लोगों को फिर भी 3 आवर्स में मिलता है ना, वो विद इन 1 आवर में उस पेपर को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि वो इतने फिंगर टिप्स पे उनको क्वेश्चंस हो जाते हैं, वो इतने खुश होते हैं कि मैम हमें तैयारी इतनी अच्छी है, सब कुछ है। तो बार बार आपको यही रिपीट कर रही हूँ कि सॉल्व पेपर को जितना हो सके इसको करें, लेकिन उससे पहले चैप्टर्स को बार बार करें, चैप्टर्स को बार बार करें। जब आप चैप्टर्स को बार बार कर लेंगे तो आपके लिए पेपर कोई भी मुश्किल नहीं होगा। इस चीज़ को सीरियसली टेक माय वर्ड्स, डेफिनेटली आप बाद में इस चीज़ को एग्री करेंगे कि कोई एक टीचर हैं जिन्होंने इस चीज़ को हमें समझाया और हमने उस पर अमल किया। अमल करना आपका फ़र्ज़ है, ठीक है। बाकी अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और अच्छा पेपर करे। आपके पास पार्ट 8 आ जाता है, सरफेस एरिया है, ठीक है। वही जो मैंने पहले समझाया, आपके पास बस फार्मूला आपको याद होना चाहिए, आपके पास वो गिवन है। यहाँ पर आपके पास फार्मूला जो है वो आपके पास S=K r², और यहाँ पर आपने पुट करना और वैल्यूज़ निकाल देनी। सबसे पहले आपने K की वैल्यू निकालनी, उसके बाद आपने सरफेस एरिया मालूम करना है, ठीक है। मैंने पहले भी यही चीज़ समझाई थी कि जब आपके पास इस तरह के कोई क्वेश्चन आते हैं और कंडीशंस आपके पास इस तरह की हों कि आपके पास आपने फाइंड करना है आर, और जब हमारे पास एस ये गिवन है तो सबसे पहले उसमें आपने के फाइंड करना होता है, ठीक है। जो वो चाहे वो आप बाद में कर लें, चाहे वो आप पहले कर लें, इट्स अप टू यू, कोई ऐसा मसला नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आपने ना इस चीज़ को करना है कि पहले नहीं करना या बाद में नहीं करना, ठीक है। तो उसका ये नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट जहाँ पर इन्होंने फाइंड किया है एस जो है वो आपने 36 और आर आपने फाइंड करना है, इसकी वैल्यू पुट की और आपने फाइंड आर कर लिया, जिसमें आपके पास आ गया सिंस रेडियस कैन नॉट बी नेगेटिव, तो वी हैव टू इग्नोर इट एंड यू विल टेक द ओनली पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। तो इसी वजह से हमने -3 को इग्नोर कर दिया और हमने सिर्फ +3 लिया। उम्मीद है आपको मेरी ये क्वेश्चन समझ आया होगा, बहुत इजी है। इस तरह का क्वेश्चन पहले भी हमने भी हार्ड एरिया में किया है, ग्रुप 2 में, ठीक है। तो ये ग्रुप 1 का पेपर लोकल एरिया, इसमें सेम टू सेम है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क ये था, वहाँ पर हमारे पास डिफरेंट जो है ना वो थे वेरिएबल्स थे, यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल्स थे, एस और आर था, वहाँ डिफरेंट थे लेकिन मेथड सेम था, बिल्कुल सेम था, कोई ऐसा मतलब डिफरेंट वो नहीं था। एनी हाउ आगे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है आपके सामने रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी। तो सबसे पहले आपने मल्टीप्लाइंग बोथ साइड से कर लिया। जब मल्टीप्लाइंग किया तो आपके पास आ गया जो इक्वेशन आ गया, आपने उस इक्वेशन को नाम दे दिया, ठीक है। उस इक्वेशन को आपने पहले जो लेट किया वो इक्वेशन 1 हो गई। उसके बाद जब आपने मल्टीप्लाई ईच टर्म किया, जो आपके पास इक्वेशन आई वो इक्वेशन 2 कह दिया, और उसको सिंप्लीफाई किया तो जो हमारे पास एक और इक्वेशन आई हमने 3 कह दिया। अब आपके पास x-2 है और x-1 है, इसका मतलब आपके पास x की वैल्यू 2 हैं, तो इसका मतलब है आपके पास 2 वेरिएबल के आराम से वो निकल सकते हैं, क्या नाम है, वैल्यूज़, ठीक है। तो जैसे आपने x=2 रखा, आपके पास ए की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है, a=1। इसका मतलब ये है कि यहाँ कंपेयरिंग कोफिशिएंट नहीं भी करेंगे तो आपके पास आंसर्स निकल आएंगे, क्योंकि 3 वैल्यू के आपने 3 वेरिएबल फाइंड करना है। अच्छा, जब आपने x=2 रखा तो आपके पास सी की वैल्यू निकल आई। उसके बाद आपने क्या किया, कंपेयरिंग कोफिशिएंट किया। यहाँ पर आप ये भी कर सकते थे, ज़रूरी नहीं था कि आप कंपेयरिंग कोफिशिएंट कर लें, आप किसी भी उसमें ए और बी की वैल्यू निकालते, सी की वैल्यू निकल आनी थी। एनी हाउ चले, उसके बाद आपने कंपेयरिंग कोफिशिएंट किया। कंपेयरिंग कोफिशिएंट करने के बाद आपने पुटिंग द वैल्यूज़ ए बी एंड सी लिखी इन इक्वेशन 1 में, और उसके बाद आपने रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन निकाल लिया। बहुत सिंपल है। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि आपको कैसे पता चलेगा ये कौन सी एक्सरसाइज है। इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं और यही सवाल करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा मैम कि ये कौन सी एक्सरसाइज। तो मैंने अपनी वीडियो एक अपलोड की हुई है, आप उस वीडियो को सर्च कर लें और उसको चेक कर लें, आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा। अच्छा, आपके पास सामने नेक्स्ट पार्ट आता है, एक्सरसाइज जो है यूनिट 5 है, एक्सरसाइज 5.3, क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट है, पेज नंबर 98 पे। वेरी सिंपल, वही क्वेश्चन है जो मैंने अभी पीछे सॉल्व किया। सीरियसली फ़र्क ये था कि वो ए यूनियन बी होल डैश था और इजिकल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। यहाँ पे ये फ़र्क है, यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी होल डैश दिया हुआ है और ये फ़र्क है, बाकी सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। सीरियसली आप बेशक पहली वाली वीडियो ऑन करें और उसमें देखें, आपको खुद ही यकीन आ जाएगा वाकई यार मैम सही कहती हैं कि क्वेश्चंस तो डिफरेंट होते हैं लेकिन मेथड तो सेम होता है।
ये आप डेफ़िनेटली अपने आप को ज़रूर कहेंगे, और मुझे नहीं लगता कि कोई आपको इस तरह बार बार फोर्स करेगा कि ऐसे करें ऐसे करें ऐसे करें। लेकिन मैं आपको बार बार यही कहती हूँ कि जो सीरियसली टेक माय वर्ड्स कि अगर आपने पास्ट पेपर सारे कर लिए तो आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो आगे भी वही सिंपल है, हर चीज़ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपने फाइंड ए एंड बी करना है, और आपके पास दो ये गिवन है टर्म्स, ठीक है। उस टर्म्स को आपने इक्वल रखना है, इक्वल रख के उसके बाद आपने इसको ओपन करना और सॉल्व कर लेना है, और ए और बी की वैल्यू निकल आएगी। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, वेरी सिंपल है। और ये जो एक्सरसाइज है यहाँ पर जो एक्सरसाइज दी है 5.4, ये ज़रा कम आती है, मैं आपको सही बात बताऊँ। ये इतनी दफ़ा रिपीट नहीं होती, लेकिन जब हो जाती है तो हो भी जाती है, लेकिन ये इतनी दफ़ा रिपीट नहीं हुई ये वाली एक्सरसाइज ना। इसमें कम क्वेश्चंस आते हैं, जो इसके पहले के एक्सरसाइजेज है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्सरसाइज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एनी हाउ आसान है। अब अगर आप कर भी लेंगे तो इतना कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, अब हमारे पास आगे आता है क्वेश्चन 12 आता है। क्वेश्चन 12 में हमारे पास है अ स्टूडेंट हैज़ ऑब्टेन्ड फॉलोइंग मार्क्स, ठीक है। यहाँ पर ये फॉलोइंग मार्क्स हैं, 5 टेस्ट के गिवन डिफरेंट है। यहाँ पे आपने फाइंड मीन करना है। तो आपने सबसे पहले अरेंजिंग करना है। अरेंजिंग करने के बाद आपने डाटा को हमने बता दिया कि ये है, और उसके बाद हमारे पास हमने फार्मूला लगाया, और फार्मूला लगाने के बाद हमारे पास आ गया एक्स जो है वो इज़ इक्वल टू 86 आ गया। तो आपने इस तरह से अपना मीन फाइंड कर लिया। सिंपल ये था कि आपने सिर्फ इनको प्लस करना है और आपके पास समीशन एक्स आ जाना है, और आपने एक्स बार इज इक्वल टू रख के आपने मीन निकाल लेना है। अब आपके पास आ जाता है सेकंड लास्ट पार्ट है ये 13, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का। इसमें हमारे पास फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना है। वेरी सिंपल, ये पहले भी मैंने समझाया था, बहुत ईजी है। आपके पास थीटा गिवन है, रेडियस गिवन है, और आपने एरिया ऑफ अ सेक्टर जो है ना वो आपने फार्मूला रखना है। एरिया ऑफ द सेक्टर का आपको फार्मूला याद होना चाहिए, वो है 1/2 r² थीटा। यहाँ पर आपके पास आर की वैल्यू भी है और थीटा की वैल्यू, आर और थीटा की वैल्यू पुट करके आपने इसको सिंप्लीफाई करना, और सिंप्लीफाई करके आपने एरिया ऑफ अ सेक्टर निकाल लेना है। वेरी इजी, सिंपल, इसमें और कुछ भी नहीं करना। इसी तरह का सेम क्वेश्चन आपको पहले पार्ट में भी आया है, और फिर दोबारा इसी पेपर में आया है, लेकिन वो थोड़ा डिफरेंट था, ये थोड़ा डिफरेंट था, इसलिए कंफ्यूज हो जाती है इंसान कि भाई ये क्या है क्या नहीं। लेकिन आपने सिर्फ ये चेक करना है आपने निकालना क्या। जब आपको पता चल जाए कि हमने निकालना सेम चीज़ थी तो आपको समझ आ जाएगी। अगेन हम आ जाते हैं अगेन अपने क्वेश्चन की तरफ। ये दोबारा फिर रिपीट हुआ है क्वेश्चन, बार बार एक चीज़ इतनी रिपीट हो रही है, इतनी रिपीट हो रही है, तो मैं इसी वजह से बार बार आपसे एक बात कर रही हूँ कि मुझे मालूम है कि ये सारे जो है ना रिपीटेड हैं क्वेश्चंस, सीरियसली इतने रिपीटेड हैं। और मुझे इस चीज़ का होता है कि बच्चों को अगर ये बात समझ आ जाए ना कि ये सारे क्वेश्चन रिपीट हैं, तो हम इन्हीं को कर लें, और हमारा यकीन माने आपका पेपर 90% अच्छा हो जाता है। मैं ना 50 कहती हूँ, ना 60, ना 40, मैं आपको 90% गारंटी देती हूँ कि अगर आपने इन सारे क्वेश्चंस को रट्टा मारा हो ना तो आपका पेपर इजीली हो जाता है, इजीली, सीरियसली। एनी हो, अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। मेरी बहुत सारी दुआएं आपके लिए हैं। कल आपका पेपर है। अब आपके पास सेक्शन सी आ जाता है। सेक्शन सी में आपके पास थ्योरम्स हैं। थ्योरम से ज़्यादा जो है ना तो और तो कोई नहीं होता मुश्किल, क्योंकि थ्योरम्स आपको ज़रा बच्चों को याद करना ज़रा मुश्किल लगता है। तो मैं यही समझती हूँ, उनको यही बार बार एक बात करती हूँ, अगर आपको मुश्किल लगता है तो जस्ट गो एंड रट्टा मारे, बस। इससे ज़्यादा उसको इतना सर पे ना उठाएं थ्योरम्स को, सीरियसली समझने की ज़रूरत नहीं है। आपके आगे जो लाइफ में ना इसका कोई अप्लाई भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, तो इसलिए सर खपाने से बेहतर है कि बेटा इसको रट्टा मारे। मैं वो उन टीचरों में से नहीं हूँ कि नहीं समझें फिर ये करें फिर वो करें। आप लोगों को समझने के लिए और भी जो है ना बेचारे सिलेबस है, और भी जो है ना आपके पास सब्जेक्ट्स हैं। बेहतर ये है कि इनको रट्टा मारें। समझें, मैं ये नहीं कहती नहीं समझें, समझें, समझ के याद करें, वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन समझ के याद करें और उसको रट्टा मारें ताकि दोबारा आपको भूले ना, बस सिंपल। आपको पता होना चाहिए डायग्राम कैसे बनानी है, और उसके साथ इसकी जो है ना स्टेटमेंट कैसे लिखनी है और रीज़न क्या लिखना है, फिर उसके लिए आपके लिए मुश्किल नहीं है। सीरियसली मैं आपको सही बात बताऊँ, ये बहुत इजी है इस चीज़ को समझना कि आपने जो है ना इसको कैसे करना है। बस थ्योरम्स को जब आपको समझ आ जाएगी ना तो आपको ख़ुद ही यकीन हो जाएगा कि वाकई सही बात है कि हमने इसको रट्टा ही मारना था, तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि रट्टे ही काम आता है इन थ्योरम्स में। क्योंकि मैं आज तक जितने भी बच्चों को समझा चुकी हूँ ना, बच्चों को समझ इस तरह से आ जाती है, ये नहीं कि नहीं आती। डेफिनेटली अच्छी टीचर है, अच्छा टीचर जब समझाता है तो बच्चे को थ्योरम भी समझ आता है, समझाने वाली चीज़ समझ आती है। इस चीज़ पर ही नहीं कि बच्चे नहीं समझते, लेकिन वही बात है कि थोड़ा सा रट्टा मारेंगे तो आपको खुद ही ब खुद जो है ना इस चीज़ पर हो जाएगा।
सेक्शन सी में ज़्यादातर आपके पास थ्योरम्स भी आते हैं और थ्योरम्स ही आपको मतलब करने होते हैं, तो जाहिर सी बात है चॉइस तो आपके पास बहुत कम होती है, लेकिन ये एनी हाउ इंशाल्लाह। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, वो भी थ्योरम है, यूनिट 10 है, थ्योरम 3 है, पेज नंबर 192। ये भी इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे थ्योरम है। मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप लोग यूनिट 8, 9 और 10 कर लेंगे ना थ्योरम्स में, तो बिलीव मी आपका जो सेक्शन सी है ना वो आराम से हो जाएगा। विदाउट एनी टेंशन यू विल डेफिनेटली सॉल्व योर सेक्शन सी। सीरियसली वाओ, ये मैं आपको एक जो है ना समझें, मैं आपको एक जो है ना टिप दे रही हूँ, सीरियसली टिप दे रही हूँ। यूनिट 8, यूनिट 9 और यूनिट 10 के थ्योरम से रट्टा मार लें, सीरियसली आपका आराम से सेक्शन सी हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं, कोई मुश्किल। और यकीन करिए ये थ्योरम्स इतने आसान हैं, इतने ईजी हैं कि मैं बार बार कर करके देख देख के उसको यकीन करिए मुझे याद हो गया है। अब मैंने इतना पुराना पढ़ा हुआ है, इतना पुराना पढ़ा हुआ है, लेकिन यकीन करें वो इतने आसान होते हैं, इतने ईजी लगते हैं। अब वो चीज़ आप जब आप बार बार इसको करते हैं ना, आपके पास भी तो बेटा पूरा साल होता है। आप ये इंतज़ार ना करें कि आपकी टीचर ने अभी चैप्टर 1 शुरू कराया, नहीं। आप अगर चैप्टर 1 शुरू हुआ है ना, आप अपने ही घर में तैयारी करना शुरू कर दे थ्योरम्स का। अब आप खुद सोचें कि पूरे साल में अगर आप इन 3 थ्योरम्स को इन 3 चैप्टर के थ्योरम्स को बार बार लिखेंगे, बार बार याद करेंगे, आप एक काम ये कर लेंगे ना कि देख के लिखते रहें। पूरे साल में अगर हफ्ते में 1-2 बार लिखेंगे तो आप खुद सोचें, पूरे साल में 365 डेज़ होते हैं, उस 365 डेज़ को अगर आप डेली करेंगे तो आपको कैसे नहीं याद होगा। इसलिए ये ना देखें कि टीचर ने चैप्टर 1 शुरू कराया, हमारा क्लास 10 शुरू हुई है, टीचर ने चैप्टर 1 शुरू कराया, नहीं। आपको जो मुश्किल जो लग रहा है ना वो थ्योरम्स ही एंड पे आके लगते हैं, और जब वो एंड पे जब करते हैं तो ऐसे लगता है जैसे हमें थ्योरम समझ ही नहीं आई है। अब आपकी बात देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 फिर थ्योरम, यूनिट 12, थ्योरम 2, पेज नंबर 213। अब ये है कि पहले 8 से 9 से 10 से आया, अब आपने इसमें से 3 क्वेश्चन करने होते हैं, इसका मतलब आपने यू हैव टू अटेम्प्ट एनी थ्योरम 2, देन यू विल बी सॉल्व सेक्शन सी। तो आप क्या करें, आप अपने थ्योरम्स को करें, बजाय इसके कि एंड ऑफ द ईयर जब टीचर्स या सर आपको थ्योरम्स करा रहे होते हैं उस वक्त आपको इतना मुश्किल लग रहा होता है, तो उससे अच्छा ये है कि आप उससे पहले ख़ुद से शुरू कर लें थ्योरम्स को। मैं तो सबसे पहले अपना, कोई भी मेरा बच्चा आता है ना मेरे पास ट्यूशन के लिए, तो सबसे पहले मैं उनको चैप्टर्स शुरू करवाती हूँ, चैप्टर 1 चैप्टर 2 करवा रही होती है, लेकिन साथ उनको थ्योरम्स करवाती हूँ, ताकि एंड पे उनको मुश्किल ना हो इस चीज़ पर। हमारे पास इतना टाइम थोड़ी होता है कि जो हम थ्योरम्स याद कर लें और थ्योरम्स को समझाएं। इसी वजह से मैं अपने बच्चों के साथ ऐसे करती हूँ। होपफुली कि आपको मेरी ये टिप भी अच्छी लगेगी, और आने वाले बच्चे जो हैं जो क्लास 10 में आएंगे इंशाल्लाह, क्लास 9 को पास करके, तो वो मेरी इस टिप को याद रखें, और इंशाल्लाह देखना आपके क्लास 10 में फिर अच्छे नंबर आएंगे। आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 आता है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास ये एक्सरसाइज जो है आपकी यूनिट 13 है, एक्सरसाइज 13.2, क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 228 है। यहाँ पर भी आपने वही करना है कि डायग्राम ड्रा करनी है और साथ में स्टेप्स लिखते रहना है, सिंपल। इसके अलावा और कुछ नहीं है इसमें, जो मैं आपको भी समझाऊँ या आपने भी समझने की ज़रूरत है। जाहिर सी बात है इसमें इतना समझने की ज़रूरत नहीं है। आगे फिर आपके पास जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 है वो भी आपके जो है ईजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, वो भी आपके सामने आ जाता है। अगला जो क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपका इस पेपर का, वो यूनिट 7 से उन्होंने उठा के दे दिया। पहले सारे एंड वाले को चैप्टर दे दिए, फिर अब ये पीछे से चैप्टर्स में से आ गया। अब फ्लैग पोल 17.9 मीटर हाई, कैस्ट 7 मीटर शेडो, फाइंड द एंगल ऑफ इट। ये आपका एक्सरसाइज 7.5 है, ठीक है, आप जाके देख लीजिएगा। यहाँ पर है, यहाँ पर सिंपल है, कुछ भी नहीं, आपको गिवन है सारे, और आपने सिर्फ और सिर्फ जो है ना फार्मूला लगाना है और उसमें वैल्यूज पुट करके लगा देना है, दैट्स इट। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब